शाम के 4 बजे स्टार्ट हो जाए। तो प्यारे बच्चों, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से अपने सभी दोस्तों के बीच बता भी देंगे, ठीक है। तो बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। प्यारे बच्चों, हम क्रैश कोर्स के भीतर क्लासेस तो कर ही रहे हैं। आज क्रैश कोर्स की क्लास नंबर है 29। लेकिन बच्चों, आप सभी को पता है टारगेट बोर्ड से लगातार आपके लिए यूट्यूब पर भी क्लासेस बच्चों हो रही हैं, जहां पर क्रैश कोर्स के बच्चे, फुल कोर्स के बच्चे भी क्लासेस कर रहे हैं। बच्चों, वहां पर आप लोगों को रिवीजन करवाया जा रहा है। और बात रही फिजिक्स के सब्जेक्ट की, तो पिछले 2 दिनों से संडे और मंडे को सेकंड पेपर के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन डिस्कस किए गए हैं। अगर बात रही प्रकाशिकी चैप्टर के, तो बच्चों वो मैंने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वहां भी चर्चा की है, जिनको आप लोगों को पढ़ना जरूर है। और बहुत सारे बच्चे ने, लगभग 90 से 95% से अधिक बच्चों ने 95% से अधिक बच्चों ने यूट्यूब पर जाकर के वो महामैराथन वाली क्लासेस दोनों पार्ट 1 और बच्चों पार्ट 2 दोनों क्लासेस देख ली होंगी, जिनमें मैंने डेरिवेशन बताए हैं, ठीक है। डेरिवेशन मैंने बताए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। पहली मैराथन क्लास जो हुई थी, जो 4.5 घंटे प्लस की थी, उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव भी बताए हैं। तो विद्यार्थी जी, आप उन क्लासेस को जरूर देख लेना, क्योंकि यहां पर क्योंकि प्रकाश की जैसे बहुत लेंथी टॉपिक है, तो उसको बहुत ज्यादा दिन थोड़ी ना पढ़ाना है हमें। तो आप लोगों को 50-60 दिन में ये क्लासेस को खत्म करना है, क्रैश कोर्स को। और साथ ही साथ बच्चों, आपकी यूट्यूब पर भी फुल कोर्स की क्लासेस हो रही हैं। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न होता है उसको यहां पर डिस्कस किया जाता है, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस किए जाते हैं और महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव डिस्कस किए जाते हैं। महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव। बच्चों, एक चीज जान लीजिए, अगर हम बात रहे आपको क्रैश कोर्स से फुल मार्क्स दिलाने की, तो 70 में 70 बच्चों आ सकते हैं, क्योंकि जो 140 नंबर का प्रश्न पत्र पूछा जाएगा उसमें 70 बनाने होंगे। इसमें से 70 ऑब्जेक्टिव आएंगे तो 35 तो बना ही लोगे, ठीक है। 70 के सब्जेक्टिव आएंगे तो 35 का तो हल ही कर लोगे। अब इनमें भी थोड़ी बहुत त्रुटि होती है, तो मुझे विश्वास है आप लोगों पर कि 60 प्लस तो जा ही सकते हो, 60 प्लस तो जा ही सकते हो। अर्थात 90% से अधिक अंक आपके क्रैश कोर्स को करने से भी कहीं नहीं गए। लेकिन अगर पूरी ईमानदारी से कर रहे हो, पूरी लगन के साथ कर रहे हो, कोई क्लासेस नहीं मिस कर रहे हो, तो बच्चों हम इस उम्मीद को जगा सकते हैं, इस प्रकाश किरण को अपने मन में बिठा सकते हैं, इसका दीप प्रज्वलित कर सकते हैं कि हम भी 450 अंक ला सकते हैं, 400 प्लस अंक ला सकते हैं, 450-400 के आसपास अंक ला सकते हैं क्रैश कोर्स की मदद से। हाँ, अगर आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा है, टॉपिक्स सारे जानते हो, क्रैश कोर्स में फुल कोर्स में आपने कुछ टॉपिक्स मिस किए, बैकलॉग लगा, वो बात अलग है। लेकिन फिर यहाँ पर बेसिक मतलब पढ़े हो। अब यहाँ पर एकदम से उठ के आए हो तो थोड़ा सा ये काम भी मुश्किल है, थोड़ा सा फिर 90% के आसपास भी पहुंचना मुश्किल है फिर, क्योंकि इतना आसान नहीं होता नंबर पाना, ठीक है। नंबर को खींचना, अपनी कॉपी में लिखवाना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो मैं ये चाहूंगा कि आपके पास अगर थोड़ा सा भी पोटेंशियल है तो उसको लगा दीजिए बच्चों। अब इन अंतिम दिनों में झोंक दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं पूरा कंधे से कंधा मिलाने के लिए। बच्चों, 25 दिसंबर को बड़ा दिन नहीं बड़ी क्लास होगी, मन में बिठा के रखना, बड़ा दिन नहीं बड़ी क्लास होगी। फिजिक्स की सबसे बड़ी क्लास बिहार बोर्ड की, इस बार सबसे जबरदस्त और नंबर 1 क्लास होनी चाहिए। बिहार के सभी बच्चे वहां पर इंक्लूड हो, मैं ऐसा चाहूंगा, मेरी ऐसी इच्छा है। और इस इच्छा को पूरे करने में आप सभी मेरा पूर्ण सहयोग दोगे, ठीक है। तो अपने दोस्तों में बता भी दोगे कि 25 दिसंबर को सर बहुत बड़ी क्लास ले रहे हैं, जिसमें अगर आप पढ़ते हैं तो बच्चों में 12 घंटे में सभी लगभग 500 प्लस ऑब्जेक्टिव डिस्कस करूंगा, 500 प्लस ऑब्जेक्टिव डिस्कस करूंगा, 50 प्लस शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और बच्चों 20 प्लस लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अब ये जो डाटा रहेगा वो आपकी परीक्षा में बहुत मदद करेगा। 12 घंटे वाली क्लास आपकी परीक्षा में बहुत मदद करेगी बच्चों। 500 ऑब्जेक्टिव जो होंगे वो लगभग 5 से 6 घंटे में हो जाएंगे, और उसके बाद 50 और 20 ये 5 से 6 घंटे बच्चों क्लास चलेगी। टोटल 12 घंटे की क्लास होगी बच्चों। तो एक दिन दे के देखना, फिर आपको लगेगा कि हाँ, सर ने जो बोला था वो बिल्कुल सही है। सर, मैं रोज 10-12 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी करता हूँ, ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा, शानदार। तो प्यारे बच्चों, चलता हूँ, इस क्लास की शुरुआत करता हूँ। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे बच्चों का। जय श्री राम, राधे राधे, ठीक है। चलो बच्चों, अच्छा ये बताइए कि हम लोग यहां तक पढ़ चुके थे प्रकाशिकी में। कल बहुत सारे टॉपिक पर मैंने डिस्कस किया था, सबका बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया था कि परावर्तन प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन प्रकाश का क्या होता है, क्रांतिक कोण क्या होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, और उनमें संबंध, अपवर्तनांक, ऐसी तमाम बातें मैंने आपको बता दी थी, जिनसे ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं। ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं। किसी बच्चे का मैंने कमेंट पढ़ा था कि सर इतना बेसिक ना बताइए कि परावर्तन के नियम क्या। बच्चों, 2 नंबर में परावर्तन के नियम लिखने के भी आ जाते हैं, और उसी का ऑब्जेक्टिव पार्ट भी बन जाता है। अपवर्तन के नियम आपको पता है, बहुत सारे बच्चों को थोड़ी पता है। तो एक शिक्षक का कर्तव्य क्या है कि हमें हर बच्चे के लिए समर्पण होना पड़ता है, हर एक बच्चे की सोच को देखना पड़ता है, थोड़ा सा अपने से दिमाग से, है ना, ये चीजें जानकारी रहनी चाहिए। और सब चीजें अगर आप अभिमान में आ जाएंगे कि नहीं हमको तो आता है, तो जान लेना ये चीज आपके लिए नुकसान वाली है ना। तो इसलिए जितना रिवीजन का टाइम मिले, बेसिक चीज है तो बेसिक, लॉन्ग चीज है तो लॉन्ग, क्वेश्चन हर एक पढ़िए।
हर एक पढ़िए, जितना रिपीट होता है रिपीट होने दीजिए, ठीक है। वही चीज आपको मजबूत कर देगी, आपको उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो साथ बिल्कुल दीजिए इन बातों पर। विद्यार्थी जी आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे अपवर्तन के माध्यम से लेंस मेकर सूत्र या किसी पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। बच्चा पार्टी, क्या आप लोगों ने उन मैराथन क्लासेस में गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र स्थापित किया था? बोलिए यस और नो। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र बोलो स्थापित किए थे आप? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? विद्यार्थी जी मैंने आपको बताया था कि जब प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही हो, जब प्रकाश किरण विरल से सघन में माध्यम में जा रही हो। बच्चों अगर पहला कंडीशन, जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही हो, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही हो, सघन माध्यम में प्रवेश करे, तब बच्चों अपवर्तन का सूत्र क्या होगा? उस गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होगा? गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन जरूर पढ़ना, जो कि मैंने डेरिवेशन आप लोगों को कहां पर बता दिया था? क्लास में बता दिया था, ठीक है, क्लास में बता दिया था। सर जी हम तो चाहे अकेले श्री करके 1500 बच्चे को जोड़ सकता हूं, तो भाई बिल्कुल जोड़िएगा गुरुजी। सुबह से क्लास होगी या शाम से? शाम में होगी, सुबह तक चलेगी, क्योंकि रात में ही सभी बच्चे लगभग घर पे रहते हैं। दिन में कोई काम आता है तो आप मना भी नहीं कर पाओगे घर वालों को। ऐसे घर में इत्मीनान से एक रात की बात है, जगना हमारे साथ जागरण होगा रात्रि का, ठीक है जी। तो बच्चों देखो कि तो इसका सूत्र क्या आया था? N2 अपान में V माइनस N1 अपान में U इक्वल टू N2 अपान में V माइनस N1 अपान में U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान में बच्चों क्या आया था? R आया था। बोलो क्या यही आया था डेरिवेशन में? N2 माइनस N1 अपान में R, बोलो क्या यही डेरिवेशन में आया था? नहीं तो फिर हम बताएं क्या आया था? यही आया था। दूसरी कंडीशन मैंने ये भी बताई थी कि अगर प्रकाश किरण सघन से विरल में ना जा रहा हो, अगर प्रकाश किरण सघन से विरल में ना जा रहा हो, विरल से सघन में ना जा रहा हो, सघन से विरल में जाए, तब क्या होगा? दूसरी कंडीशन बच्चों, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, विरल माध्यम में जाए या प्रवेश करे, तब के लिए अपवर्तन का सूत्र गोलीय पृष्ठ के लिए क्या होगा? तब के लिए गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र क्या होगा? ठीक है, चलिए तो बताइए। जब प्रकाश, तो बच्चों सिर्फ हमने कहा था N1 की जगह N2, N2 की जगह N1 कर दीजिए, अर्थात बच्चा पार्टी N1 अपान में V माइनस N2 अपान में U इक्वल टू N1 माइनस N2 अपान में R हो जाएगा। N1 माइनस N2 अपान में R हो जाएगा। बच्चों ये दोनों ही सूत्र आप लोगों को याद रखने हैं। क्यों? पहली बात तो अगर इस गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र आता है तो इसका डेरिवेशन आप लोग करने के उद्देश्य से कि भैया हमको ये वैल्यू प्राप्त करनी है, हमको ये वैल्यू प्राप्त करनी है, ठीक है। चलो हैप्पी बर्थडे सर, विश कीजिए ना सर, मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं देते हैं। कौन से कमेंट का भैया? सबके कमेंट का रिप्लाई दिया जाता है, अनावश्यक प्रश्न पूछोगे तो कौन किसका रिप्लाई देगा? सर आई एम लेट, क्या ही बताएं। देखो बच्चों, तो यहां पर N2 अपान में V माइनस N1 अपान में U, ठीक है, ये दोनों सूत्र आप लोगों को याद रखने हैं। आइए बच्चों, पतले लेंस के द्वारा पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है और वो फार्मूला लिख के भी प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न क्या होगा? प्रश्न होगा बच्चों, किसी पतले लेंस के लिए प्रश्न है, प्रश्न बच्चों होगा किसी कांच के पतले लेंस के लिए, कांच के पतले लेंस के लिए, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए, अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए, अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए, अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए।
पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित करना है तो हमारे साथ में तैयार हो जाओ पहले तो इस डेरिवेशन को अच्छे से करने के लिए। मैं एक ही पहले फिगर बनाऊंगा, पूरा फिगर बना देता हूं, है ना। ये बच्चों कोई पतला लेंस है, ठीक है, ये कोई पतला लेंस है, वैसे आपको दिखेगा मोटा, क्यों? क्योंकि मैं आपको ये जूम करके चित्र बना के दिखा रहा हूं, डेरिवेशन जो करना है। विद्यार्थी जी ये इसका है मुख्य अक्ष, ये है इसका मुख्य अक्ष, सही दिख रहा है ना जी गुरु जी? ये इसका मुख्य अक्ष है बच्चों, ठीक है। अच्छा ये बच्चों किसका बना हुआ है? आप सभी को पता है ये कांच, कांच का है, लिखा है। तो ये विद्यार्थी जी होगा सघन माध्यम, बोलो हाँ, ये होगा सघन माध्यम। तो इसका अपवर्तनांक बाबू होगा n2, जबकि इस तरफ भी है विरल माध्यम, इसका अपवर्तनांक n1 विरल माध्यम का, सघन माध्यम का अपवर्तनांक n2, और इस तरफ भी बच्चों क्या है? विरल माध्यम ही है। कांच के दोनों ओर विरल माध्यम है तो इसका भी अपवर्तनांक n1। विरल माध्यम के अपवर्तनांक को हम n1 लिख रहे हैं, सघन माध्यम के अपवर्तनांक को n2 लिख रहे हैं। बिल्कुल बात क्लियर है, बात को समझना ध्यान से, चलते हुए ध्यान से समझते हुए चलना, ठीक है। अच्छा तो यहां पर फिर बच्चों अब आगे क्या होगा? आगे क्या होगा गुरुजी? ध्यान से देखना, हमें अपवर्तन का सूत्र स्थापित करना है। आइए किसी प्रकाश वस्तु से, मान लो किसी भी वस्तु से, ये यहां पर वस्तु मान लेते हैं बच्चों, यहां पर कहीं पर भी, यहां पर वस्तु मान लेते हैं, ठीक है। यहां पर वस्तु है P, ठीक है, कोई बिंदु वस्तु P है जहां से प्रकाश किरणें चलेंगी, ठीक है। मान लेते हैं बच्चों एक प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से चलती है, ठीक है। ये प्रकाश किरण यहां पर पहुंची, ध्यान देना मेरी बात पर, ये प्रकाश किरण बच्चों पहुंची। जैसे ही इस पृष्ठ से, इस बिंदु वस्तु से कोई प्रकाश किरण आगे चली, कोई प्रकाश किरण बच्चा पार्टी आगे चली, तो ध्यान करो कि जैसे इस कांच के पृष्ठ पर गिरेगी, इस लेंस पर गिरेगी, तो उसका होगा अपवर्तन, क्योंकि ये कांच कैसे माध्यम का है? सघन माध्यम है, ठोस है। अब अगर इस बिंदु पर अपवर्तन होगा तो हमें इस बिंदु पर अभिलंब खींचना होगा। बच्चों इस लेंस में देखेंगे दो पृष्ठ है, एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है। तो इस पृष्ठ का नाम दे देते हैं A, ये नाम दे देते हैं इधर B, ये पॉइंट, और ये पॉइंट बच्चों दे देते हैं C, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं D, ठीक है, D नाम दे देते हैं। बच्चों यहां पर अगर हमें इसका देखना है अपवर्तन किस दिशा में होगा, तो बच्चों इसमें हमें लंब खींचना होगा। लंब क्या होगा? इस पृष्ठ पर, इस बिंदु पर प्रॉपर लंब क्या होगा बच्चों? अगर देखें तो ये पूरा गोला ऐसे होगा, है ना, ये पूरा गोला ऐसे होगा। इसका वक्रता केंद्र कहीं यहां पर होगा, ठीक है, इसका वक्रता केंद्र बच्चों कहीं यहां पर होगा। वक्रता केंद्र इस AB पृष्ठ का C1 मान ले रहे हैं, ठीक है, इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र वहां पर होगा। और बच्चों अगर ये चीज सही है तो यहां पर आप क्या करिए? अभिलंब खींच दीजिए। ये देखिए, आप त्रिज्या से, मतलब उस पृष्ठ पर खींची गई ये रेखा बच्चों, केंद्र से मिलाने वाली रेखा, उस बिंदु पर क्या होगी? अभिलंब होगी, बोलो हाँ, होगी अभिलंब। अब बच्चों इस पृष्ठ से ये जाने वाली किरण थी इधर, ये किरण जाती तो इधर, किधर जाती? इधर सीधी जाती, लेकिन क्या ये किरण सीधे गई? नहीं, कांच का जो लेंस है ये इसे ठोस है, सघन माध्यम है, तो इधर मोड़ देगा। तो बच्चों ये प्रकाश किरण किधर चली आएगी? भाई देखो ध्यान से सुनो, ये प्रकाश किरण गई, जाना ऐसे सीधे था, लेकिन जब देखा कि ये ठोस सघन माध्यम पड़ गया तो बच्चों अभिलंब की ओर झुकती है, अभिलंब की ओर झुकती है। प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। तो अभिलंब तो ये है, तो अभिलंब की ओर झुका दो, यहां से जाना ऐसे था लेकिन ऐसे नहीं, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो बच्चों अभिलंब की ओर झुक जाएगी तो कुछ इस प्रकार से यहां पर ठीक, ठीक है बच्चा पार्टी। तो यहां पर प्रतिबिंब बना I1 मान लो या I डैश मान लो। क्यों I डैश? अरे यहां प्रतिबिंब बनेगा क्या बताओ? एक बात बच्चा और बहुत जरूरी चीज, जब बच्चों यहां पर ये क्या, यहां पर ये प्रकाश किरण अपवर्तित होकर यहां आ जाएगी? मैं कहता हूं नहीं, ये तो आभासी रूप से आई है। वास्तविक रूप से बच्चों जैसे ही ये प्रकाश किरण यहां से चल करके इस दिशा में गई, यहां पर पहुंची, वैसे ही यहां से अब आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, फिर इसका अपवर्तन होगा, और प्रकाश किरण अब सघन से विरल में जा रही है, तो फिर माध्यम में विचलन होगा, फिर प्रकाश किरण का विचलन होगा। तो विचलन कैसे होगा? अभिलंब कहां है इसका बच्चों? ये गोलीय पृष्ठ है, अब गोलीय पृष्ठ ये है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं, मतलब यहां से गोलीय वक्र पृष्ठ का जो केंद्र है वो यहां पर है। ये बच्चों है इसका वक्रता केंद्र जो कि है C2, क्योंकि ADC सतह का वक्रता केंद्र ये है C2। बच्चों यहां पर हम अभिलंब खींच दें, यहां पर हम अभिलंब खींच देते हैं, ये लो, ये अभिलंब खींच दिए हैं,
ठीक है, उस बिंदु पर हम खींच दिए अभिलंब। विद्यार्थी जी गौर करना, मैं क्या बता रहा हूं, जब चित्र समझ जाओगे तो अपने आप बातें हल हो जाएंगी बहुत अच्छे से। बच्चों यहां से प्रकाश किरण चली, जी गुरुजी माने आपकी बात ठीक चली तो, लेकिन आप कहेंगे गुरुजी जब यहां पर चली, जैसे ही इस बिंदु पर पहुंची तो इसे जाना था इस मार्ग में, इसे इसे जाना था इस मार्ग में बच्चों, लेकिन इस मार्ग में नहीं जाएगी, वो अब सघन से जा रही है विरल में, ये ठोस से निकल करके विरल में। बच्चों ये इस बिंदु पर अभिलंब है, अभिलंब कौन है ये, तो इस अभिलंब से तो दूर हटेगी ना, जाना इस मार्ग पे था तो और इससे भी दूर हटेगी, और इससे दूर हट करके लगभग यहां पर मान लीजिए। तो बच्चों इस बिंदु पर अंतिम प्रतिबिंब बनेगा जिसे हम कहेंगे आई। ये वाला जो है वो आई डैश मान लो, ये जो आई डैश है ये इस पृष्ठ के लिए, सतह एडीसी के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगी। बच्चों मेन वस्तु इधर रखी हुई है, इसकी दूरी होगी जो कि यू मानेंगे, ठीक है, यू दूरी होगी, बाईं ओर है ना इसकी दूरी। बच्चों यहां पर मध्य बिंदु क्या मान लो, कहीं पर ओ तो नाम नहीं है, ओ तो ये ओ मान लो, ठीक है, ये वक्रता केंद्र है। अच्छा एक प्रकाश किरण कहेंगे कि सर प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 प्रकाश किरणें आवश्यक होती है, तो एक प्रकाश किरण बच्चों ऐसे जाएगी जो वक्रता के प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी, और प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश किरणें हमेशा सीधी निकल जाती है, वो मार्ग से विचलित नहीं होती हैं। यहां से बच्चों ये दूरी है वी की, अंतिम प्रतिबिंब की। यहां से बच्चों अगर दूरी त्रिज्या की लें तो ये R1 दूरी है वक्रता त्रिज्या की। यहां से बच्चों अगर हम ये दूरी लें, ये है वी डैश मानो, या अभी इतना ना लिखो, बस इतना ठीक है, और ये दूरी जो ये वक्रता केंद्र की है ये है R2, वो भी किधर, किसका, माइनस का। बच्चों क्यों, क्योंकि ये बाईं ओर है। ये चित्र बन गया। इस बिंदु के नाम दे दो कोई भी, इस बिंदु का नाम दे दो M और इस बिंदु का नाम दे दो N, हो गया। ये बच्चों पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र स्थापित करने के लिए फिगर हो गया। जो घटना लिखी है, जो बातें लिखी हैं, वो आप लिख सकते हो कि माना किसी लेंस में, माना फलाना ढमाका आराम से लिख लोगे बच्चों, कि माना एक पतला लेंस, माना एक पतला लेंस जिसके जिसकी दो सतहें कौन कौन सी हैं, जिसकी 2 सतहें ABC व ADC हैं। देख सकते हो 2 सतहें ABC व ADC हैं, 2 सतहें ABC व ADC हैं, ठीक है। मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु, मुख्य अक्ष स्थित बिंदु वस्तु P है, बिंदु वस्तु क्या है, P है, मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु वस्तु P है। अच्छा बच्चों अब एक चीज ध्यान से गौर करना, जो बात अब मैं यहां पर डाटा लिखने वाला हूं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2 बातें मैं लिखूंगा, एक बच्चों बात मैं लिखूंगा सतह ABC के लिए, सतह ABC के लिए बात लिखूंगा, और एक बात मैं इधर लिख दे रहा हूं सतह ADC के लिए। अब ध्यान से देखना कि अगर मैं सतह ABC के लिए बात करूं तो इसके लिए वस्तु कौन, P है ना। तो सतह ADC के लिए वस्तु बताओ, प्रतिबिंब बताओ और त्रिज्या बताओ, ये 3 चीजें बतानी है। त्रिज्या, ये 3 चीजें आपको लिख लेनी है, पहले ही लिख लेनी है। तो बच्चों वस्तु सतह ABC के लिए वस्तु कौन है, P है, प्रतिबिंब कौन बना है, I डैश बना है, और त्रिज्या कौन है, तो त्रिज्या ये ABC के लिए इधर है, प्लस का R1 है ना, प्लस का, और ये माइनस का P है, या जिसकी दूरी होगी माइनस का U है ना, ये I डैश है तो प्लस का रहेगा, त्रिज्या है प्लस का R1 है, प्लस का R1। आइए सतह ADC के लिए लिख देते हैं। इस सतह के लिए बच्चों अगर हम बात करेंगे तो इस सतह के लिए वस्तु कौन, वस्तु बताओ, इस सतह के लिए आप वस्तु बताओ, और फिर क्या, प्रतिबिंब बताना है, त्रिज्या बताना है, प्रतिबिंब बताना है और त्रिज्या बताना है। तो बच्चों सतह ADC को ध्यान से देखो, इसके लिए वस्तु कौन मैंने बताया, क्योंकि जो पहली सतह से प्रतिबिंब बन रहा था वो उसके लिए बच्चों आभासी वस्तु का कार्य करेगा, अर्थात वस्तु हो गई I डैश। इसके लिए प्रतिबिंब कौन, तो अंतिम प्रतिबिंब बना है I, तो ये प्रतिबिंब हो गया जो कि दाईं ओर ही है, तो धनात्मक ही है। बच्चों इसके लिए त्रिज्या कौन, तो त्रिज्या इस सतह की बच्चों इस तरफ है, ADC सतह की त्रिज्या इस तरफ है, बाईं ओर है तो माइनस का R2, यहां पर हो गया माइनस का R2। ये इतनी बात लिख ली, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो देखो हाँ लगा दे।
ठीक है, चलो भाई आइए अब आगे डेरिवेशन में बढ़ते हैं बच्चों। इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब प्रकाश किरण सतह एबीसी के लिए हल करते हैं ना, सतह एबीसी के लिए कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से सघन कह रहे हैं, जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करे, विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करे, तो बच्चों बताओ प्रवेश करे, सूत्र क्या अभी देखें, N2 अपान में V, सूत्र आपने देखा N2 अपान में V माइनस N1 अपान में U बराबर में N2 माइनस N1 अपान में R, सूत्र तो यही होता है। आइए वैल्यू रख लेते हैं। तो N2 अपान में V कौन है, पहले सतह एडीसी के लिए यहां पर लिख दे रहे हैं, यहां पर लिख देते हैं सतह ABC, क्योंकि ABC सतह पर ही विरल से सघन में प्रकाश किरण जा रही है, तो सतह ABC के लिए ध्यान से देखो, सतह ABC के लिए N2 प्रतिबिंब कौन है, अब मैं ये ले लेता हूं रिमोट, सतह ABC के लिए बच्चों प्रतिबिंब है इधर, और प्रकाशिक केंद्र से ही वो दूरी मापना, प्रतिबिंब है OI डैश, जो कि दाईं ओर है तो प्लस का ही लेंगे, प्लस का OI डैश, माइनस है माइनस लिखिए, N1 अपान में U। इसके लिए सतह ABC के लिए वस्तु कौन है, P है, P किधर है, इधर, तो OP बाईं ओर है, तो माइनस का OP लिखेंगे, यहां पर लिख दूं माइनस का P लिखा हुआ है जो कि माइनस के U दूरी है, लेकिन पहले हम डिस्टेंस ऐसे प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे, तो माइनस का OP, ठीक है, बराबर N2 माइनस N1, और बटे में क्या है बच्चों R देखिए किसका होगा, सतह ABC के लिए R1 इधर प्लस का दूरी है तो प्लस का R1 हो जाएगा, प्लस का R1, ठीक है, प्लस का R1 ऐसे ही लिखे रहने दीजिए। इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए बच्चों 1, ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बच्चों चलो लिख लेते हैं दूसरी कंडीशन में, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में प्रवेश करे, जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करे, सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करे, देखो फिजिक्स है बच्चों, डेरिवेशन करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं, इसको हवा में नहीं उड़ाया जा सकता, क्योंकि जब लिखोगे तभी एग्जामिनर नंबर देगा, ठीक है, चित्र बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास से ही बच्चों लक्ष्य की प्राप्ति है, नहीं तो हर घर में टॉपर होता, हर घर में IAS IPS होता, हर घर में लोग सक्सेस होते, क्यों कुछ लोग, जो लोग आलस कर जाते हैं, जो लोग कदम पीछे खींच लेते हैं, वही तो हार मान लेते हैं। तो जब प्रकाश किरण बच्चों विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर, यहां पर पहले सूत्र लिख लो, जो ये सूत्र लिखा है इसमें N2 की जगह N1 और N1 की जगह N2, जैसे N2 है वहां पर कर लीजिए क्या N1, वहां पर N1 बच्चों होगा N1 अपान में V माइनस N1 की जगह N2 अपान में U बराबर में N2 माइनस N1 है तो N1 माइनस N2 अपान में क्या हो जाएगा R, बच्चों ये हो जाएगा। अब यहां पर कौन सी सतह के लिए होगा, तो सतह ADC के लिए, सतह ADC के लिए काम करना है, तो N1 अपान में V, इसके लिए प्रतिबिंब देखो, सतह ADC के लिए बच्चों प्रतिबिंब बना ये अंतिम वाला V, लेकिन पहले V नहीं लिखना है, OI, ठीक है, दाईं ओर है तो प्लस का ही रहेगा, प्लस का OI लिख देंगे, माइनस का N2 अपान में U, इसके लिए वस्तु कौन, तो OI डैश, यही तो वस्तु है। अच्छा यहां पर लिख दूं क्या, जो I डैश ऐसे लिखा हुआ है इसके लिए लिख दूं OI डैश, यहां पर वस्तु कौन OP लिख देता, OP लिख दूं, चलो माइनस का OP, अब तो याद रहेगा प्रतिबिंब OI डैश, ठीक है, क्योंकि सब दूरियां कहां से मापी गई हैं, O से, सब दूरियां कहां से मापी गई हैं, O से, ये OI कर लीजिए, और ये माइनस नहीं है, तीर है, ऐसे कर लीजिए, ठीक है, याद रहेगा, अच्छा लगेगा। चलो भाई, तो हम यहां पर लिख दिए N2 U, ADC के लिए वस्तु कौन, तो यही आभासी वस्तु का कार्य करता है, सतह ADC के लिए बच्चों ये कैसी वस्तु होती है, तो आभासी वस्तु होती है, जो कि है OI डैश, दाईं ओर है तो OI डैश, प्लस का ही है तो लिखने की जरूरत नहीं, प्लस बराबर N1 माइनस N2 अपान में इसकी त्रिज्या क्या है, सतह ADC की बच्चों त्रिज्या बाईं ओर है R2 जो कि माइनस का है, तो माइनस का R2 लिख लेंगे। ये बच्चों समीकरण नंबर हो गया, ये समीकरण नंबर हो गया 2, ये समीकरण हो गया 2। आइए समीकरण 1 व 2 को जोड़ दें, ठीक है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़े, अगली स्लाइड में चलें। समीकरण 1 को ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, यही है वो मुलजिम जिसको हमें सजा देनी है, N2
N2 अपान में ओ आई डैश पॉजिटिव है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, N1 अपान में OP, लेकिन बच्चों ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट प्लस में लिख रहा हूं N1 अपान में OP बराबर, बराबर क्यों, बराबर नहीं, ये हो गया बच्चों क्या आपका पहला समीकरण, पहले समीकरण का LHS, तो इसका भी तो LHS जोड़ो, तो N1 अपान में OI प्लस का है, तो प्लस का N1 अपान में OI, ठीक, इसका LHS में ये माइनस N2 अपान में OI डैश माइनस N2 अपान में OI डैश, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, बराबर इसका RHS क्या है, N2 माइनस N1 अपान में प्लस का R1, तो N2 माइनस N1 अपान में प्लस का R1, फिर प्लस है क्योंकि जोड़ना है ना समीकरणों को, तो बच्चों ये है N1 माइनस N2 अपान में माइनस का R2, तो N1 माइनस N2 अपान में माइनस का R2, ठीक है, माइनस का R2। अच्छा बच्चों ध्यान दो, N2 अपान में OI डैश पॉजिटिव है, ओ सॉरी हमने ये त्रिज्या पहले ही रख दिया क्या, यहां पर जो R है, जैसे जैसे बच्चों OI डैश, वैसे ही इसको भी हमें OR, ओहो कहां चले गए, हाँ ध्यान दो, यहां पे बच्चों ध्यान देंगे, जैसे मैंने प्रतिबिंब की दूरी को OI, वस्तु की दूरी को OP, वैसे ही यहां पर त्रिज्या को भी तो हम क्या लिखेंगे, त्रिज्या के लिए पहली वाली सतह के लिए त्रिज्या जो है बच्चों, पहली वाली सतह के लिए इधर से ये तो OC1 है, हाँ ऐसे OC1 करके लिखेंगे, बाद में हम वैल्यू लिखेंगे, दाईं ओर है तो प्लस का ही है, ठीक है कोई बात नहीं। वैसे ही यहां पर भी जो त्रिज्या लिखेंगे वो हम उसमें वैल्यू में लिखेंगे, जैसे ये लिखें OI डैश, तो वैसे ही लिखेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। त्रिज्या के लिए बच्चों यहां पर देखो ADC के लिए इधर है तो OC2, बाईं ओर है तो माइनस का OC2, माइनस का OC2, डायरेक्ट अभी त्रिज्या, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी डायरेक्ट नहीं लिखनी है, पहले हमें इस सूत्र में रखने ना, पहले इस सूत्र में रखने ना, तो पहले हम उनको संकेतों के रूप में सभी लिखेंगे, VUR को हम संकेतों के रूप में लिखेंगे, अभी डायरेक्ट हम ऐसे नहीं लिखेंगे। तो बच्चों जैसे यहां पर जो ये R1 और R2 लिखे हैं, मुझे अभी समझ में आया, जो तो इसके नीचे क्या था, प्लस का OC1 था, और इसके नीचे क्या था, माइनस का OC2 था, तो माइनस का OC2, ठीक है, माइनस का OC2, अब सही है, अब सही है चीजें, अब ध्यान देना बच्चों, यहां पर गौर करो, N2 अपान में OI डैश, N2 अपान में OI डैश, ये दोनों समान है, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, बोले तो खल्लास कर देने का। बच्चा पार्टी यहां पर गौर करेंगे, जो अब बच रहा है N1 अपान में OP, अब वैल्यू रखो, OP बराबर बच्चों OP माइनस का U होगा, तो यहां पर हम रखेंगे माइनस का U, प्लस N1 अपान में OI, तो N1 अपान में OI, N1 अपान में OI दाईं ओर है, V दूरी है, तो प्लस का लेंगे, प्लस का N1 अपान में ये जो OI लिखा है इसको V लिखेंगे, ठीक है सर, बराबर में N2 माइनस N1 अपान में आओ बच्चों, ये OC1 जो लिखा हुआ है, तो आइए देख लेते हैं OC1 ये दाईं ओर की दूरी है, R1 है, प्लस का R1 है, लिख दीजिए प्लस का प्लस N1 माइनस N2 अपान में माइनस OC2, ध्यान देंगे इसको, OC2 किसकी दूरी है, माइनस R2 है, तो बच्चों ये जो माइनस OC2 है, माइनस माइनस R2 हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं, क्योंकि ये माइनस OC2 रखे हुए ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यही तो होगा, इसलिए हम डायरेक्ट इसको क्या लिख देंगे, प्लस का R2 लिख देंगे। क्लियर हुआ? अब आ जाओ, अब बच्चों इसको हम ध्यान से देखिए, N1 अपान में V धनात्मक है तो पहले लिख दो, ये ऋणात्मक है इसको बाद में लिख लो, तो N1 अपान में U हो जाएगा, बराबर में ये N2 माइनस N1 अपान में R1 कर लीजिए, ठीक है। अच्छा बच्चों देखो ये N1 माइनस N2 लिखा हुआ है, अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये N2 माइनस N1 ये भी बन जाएगा, तो N2 माइनस N1 ये भी बन गया, बटे में R2 हो गया। बच्चों N1 यहां पर कॉमन है, तो N1 कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में मिलेगा 1 अपान V माइनस 1 अपान में U, बराबर में ये इन दोनों में क्या कॉमन है, N2 माइनस N1 कॉमन है, तो N2 माइनस N1 कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, केवल 1 अपान R1 यहां बचेगा, माइनस है माइनस लगा दीजिए, और ये 1 अपान R2 का बचेगा यहां पर। बच्चों इस N1 को यहां पर भेज दीजिए, तो ये बनेगा 1 अपान में V माइनस 1 अपान में U, बराबर ये N1 को जरा इन दोनों में भाग दीजिए, तो N2 अपान में N1 बनेगा, और माइनस का जब N1 से N1 भाग दिया जाएगा तो 1 ही बचेगा, ये मिलेगा, और ब्रैकेट में 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। बच्चा पार्टी ये सूत्र हो गया अपवर्तन का, अपवर्तन का सूत्र हो गया, इसे हम ये लिख सकते हैं 1 अपान में V माइनस, ये एक सूत्र बना। लेकिन बच्चा पार्टी एक चीज याद रखिए कि अगर प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा तो, अगर वस्तु अनंत पर हो, यदि वस्तु अनंत पर हो, ध्यान से सुनना, यदि वस्तु अनंत पर हो, यदि वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो, तब प्रतिबिंब बच्चों कहां बनेगा, तब प्रतिबिंब फोकस
फोकस एफ पर बनता है, एफ पर बनता है, अर्थात अर्थात प्रतिबिंब की जो दूरी v होगी वो f के बराबर होगी, फोकस दूरी के बराबर होगी, है ना। तो बच्चों जो यहां पर आप वैल्यू देख रहे हो इसी में रख दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 3 मानिए। अब इसमें रखते हैं 1 में v जो है वहां पर 1 में f लिखेंगे, समीकरण 3 से लिख देंगे यहां पर, समीकरण 3 से v की जगह f, 1 में जो बच्चों u की वैल्यू है वो क्या अनंत पर वस्तु रखी है तो इन्फानाइट, बराबर में ये बच्चों जो n2/n1 माइनस n, तो ये भी लिखेंगे n2/n1 माइनस का 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, ये लिख दी। अच्छा 1/इंफिनिटी की वैल्यू 0 होती है तो ये क्या मिलेगा 1 में f इज इक्वल टू n2/n1 माइनस 1 और ये 1/r1 माइनस 1/r2। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बच्चा पार्टी 1 में f, ठीक है। इसको मैं बोल दे रहा हूं समीकरण 3 हो गया, समीकरण 4। बच्चों इसका आरएचएस देखिए और जरा इसका आरएचएस देखिए, क्या ये दोनों समान है, तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। अच्छा इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं n-1, ये बच्चों फोकस दूरी का सूत्र हो गया, अपवर्तनांक के पदों में ये फोकस दूरी का सूत्र हो गया, याद रखना। लेकिन आइए हम इसे लिख देते हैं समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से एक सूत्र बना दें, और यहां पर ये 1 में f इज इक्वल टू ये n2 में n1, ये क्या है n है मतलब अपवर्तनांक, n 2 1 चाहो तो लिख दो माइनस 1 और 1 में r1 माइनस 1 में r2। बच्चों इसी को कहते हैं अपवर्तनांक के पदों में फोकस दूरी का सूत्र, इसे क्या कहते हैं अपवर्तनांक के पदों में फोकस दूरी का सूत्र कहते हैं। लेकिन हम लोगों को याद रखना है समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 व 4 से देखेंगे इसका एलएचएस जो आरएचएस जो है वह इसका आरएचएस है, अर्थात एलएचएस बराबर होंगे। तो इसका एलएचएस है 1 में v माइनस 1 में u, यहां पर लिखेंगे 1 में v माइनस 1 में u, और इसका एलएचएस है 1 में f, तो 1 में f। बताओ ये किसका सूत्र है, ये किसका सूत्र है, आप कहोगे सर ये लेंस का सूत्र बोला जाता है, यह लेंस का सूत्र है, यह लेंस का सूत्र। जैसे दर्पण का सूत्र क्या होता है 1 में f इक्वल टू 1 v प्लस 1 में u, ठीक वैसे ही बच्चों ये लेंस का सूत्र है, ठीक है। तो यह लेंस का सूत्र है, यह लेंस का सूत्र है, इसे लेंस मेकर सूत्र कहते हैं, इसे लेंस मेकर सूत्र बोलते हैं, याद रखना, इसे लेंस मेकर सूत्र कहते हैं, लेंस मेकर सूत्र कहते हैं, इसे लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। बच्चों ये अपवर्तनांक के पदों में फोकस दूरी का सूत्र है, अपवर्तनांक के पदों में लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है, ये अपवर्तनांक, अपवर्तनांक के पदों में, अपवर्तनांक के पदों में फोकस दूरी का सूत्र है, अपवर्तनांक के पदों में फोकस दूरी का सूत्र है, फोकस दूरी का सूत्र है, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चों? कोई बच्चा कह रहा है कि सर आपके सामने किताब रखी, भैया हम डेस्क कहां से उठाएं, कुछ नहीं रखा है भैया, झूठ मूठ का काहे बोलते हो, सामने डिस्प्ले लगा है वही दिख रहा होगा, कैमरा जो है आपकी हल्की डिस्प्ले जलती रहती है, कैमरा में साइड में डिस्प्ले जलती है वो दिखती, ठीक है। यहाँ कुछ भी नहीं है। प्रतिबिंब कहाँ बच्चों, प्रतिबिंब सही तो लिखा है, प्रतिबिंब, अरे आधा माँ भी बनता है और कभी कभी ऐसे भी बनता है, आप अंक की बिंदी लगा करके भी लिख सकते हो, और सही है ये डेरिवेशन यहाँ पर, प्रकाश किरण सही है, सही है, सब कुछ सही है बच्चों। इस प्रकार से आप पतले लेंस के द्वारा अपवर्तन का सूत्र बच्चों, फोकस दूरी का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र जो भी बोलो वो स्थापित कर सकते हो। डेरिवेशन बहुत आसान था, अच्छा था, यहां तक जो मैंने समझाया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। अच्छा एक चीज और, जैसे कल क्लास मेरी हुई थी, आज केमिस्ट्री की क्लास है, ठीक है, यूट्यूब पर, तो आप लोग की जो केमिस्ट्री की क्लास है आज 5 लॉन्ग क्वेश्चन सर करवाएंगे, उसमें जरूर देखना, ठीक है। एक ही सब्जेक्ट के पढ़ने से तो नहीं होगा ना, टॉपर बनोगे तो सभी सब्जेक्ट के पढ़ने से बनोगे, हाँ समझ में आया। ठीक है, चलो भाई, हम्म।
चलिए, अब तो ठीक है वीडियो। तो बच्चों ये चीज पढ़ लेना। अच्छा, फोकस दूरी को, इसके बाद प्रिज्म से संबंधित, तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। एक प्रश्न आता है 2 नंबर का, प्रिज्म प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। तो बच्चों प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र क्या लिखेंगे, कौन बता सकता है क्या होगा? तो यहां पर ऐसे लिखेंगे, पहले तो कुछ बातें लिख देंगे कि यदि किसी प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए, अपवर्तक कोण ए, अपवर्तक कोण ए, विचलन कोण डेल एम, अल्पतम विचलन, अल्पतम विचलन, अल्पतम विचलन डेल एम, अल्पतम विचलन डेल एम, अल्पतम विचलन बच्चों क्या होगा? डेल एम है, अल्पतम विचलन डेल एम है, तथा प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक n है। तो प्रिज्म का अपवर्तनांक n है, तो बच्चों n बराबर क्या? साइन a प्लस डेल एम बाई 2 होल अपान में साइन a बाई 2। बच्चों यही हो गया क्या? प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र हो गया। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र हो गया। सर क्या चित्र नहीं बनाएंगे क्या? नहीं, ऐसे अगर केवल पूछा जाता है कि प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए, तो सिर्फ और सिर्फ आप प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र लिखेंगे, ये इतना लिखेंगे, याद रखेंगे। अच्छा एक चीज और, अगर इसके डेरिवेशन आता है कि प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, लॉन्ग क्वेश्चन है, मैंने आपको जो महामैराथन वाली क्लास थी उसमें करवाया है। महामैराथन की क्लास में मैंने प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र करवाया है, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र करवाया है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की डेरिवेशन करवाया है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वाला जो है वो डेरिवेशन आपको करवाया है उस क्लास में। और उसके अंतर्गत ऑब्जेक्टिव सारे मैंने करवाए हैं। ऑब्जेक्टिव कोणीय वर्ड विक्षेपण क्षमता बताई है, अर्थात वो बहुत सारा टॉपिक उसमें क्लियर किया गया है। तो वो आप लोग क्लास जरूर देखिएगा। आप लोगों को लिंक भी क्रैश कोर्स के जो बच्चे हैं, जो क्रैश कोर्स के बच्चे हैं, उनको जब भी 12th की क्लास चलती है यूट्यूब पर, वो लिंक भेजा जाता है। क्योंकि बच्चों क्रैश कोर्स की क्लास में कंटेंट आपको ब्रह्मास्त्र बुक जो बच्चों प्रोवाइड कराई गई है उसको पढ़ते रहना है, ठीक है। और इस ब्रह्मास्त्र बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं लूंगा भी। इसकी भी क्लास चाहे 2 पार्ट में आए, एक ब्रह्मास्त्र बुक का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव और एक ब्रह्मास्त्र बुक का कंप्लीट सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन और एक ब्रह्मास्त्र बुक का कंप्लीट सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन। इस प्रकार से 3 क्लास लेकर के आऊंगा ब्रह्मास्त्र बुक का, तो वो आप लोगों को दिया जाएगा, क्लास होगा यूट्यूब पर, ठीक है। सर इसे प्रूव कर सकते हैं, हाँ कुछ तो आप लोग भी प्रूव करो, अगर क्लास देखे हो तो प्रूव करो खुद से, है ना। अब बच्चों बात करते हैं कोणीय वर्ड विक्षेपण की, ठीक है। कोणीय वर्ड विक्षेपण, तो प्रश्न में ऐसे पूछ लिया जाता है आपसे कि कोणीय वर्ड विक्षेपण किसे कहते हैं, वर्ड विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं, तब फिर आपको लिखना पड़ता है। तो कोणीय वर्ड विक्षेपण किसे कहते हैं, मैं प्रश्न पहले लिख देता हूं, फिर आपको उत्तर समझाता हूं। प्रश्न आता है कि कोणीय वर्ड विक्षेपण किसे कहते हैं। कोणीय, आप क्वेश्चन बैंक में देखना, इसका प्रश्न ये लिखा भी होगा, कोणीय वर्ड विक्षेपण कोणीय वर्ड विक्षेपण को समझाइए, कोणीय वर्ड विक्षेपण को समझाइए। क्वेश्चन बैंक देखना, ये प्रश्न लिखा होगा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन बैंक, मैं भाषा बुक ही नहीं कह रहा हूं, आप क्वेश्चन बैंक भी देखना, तो कोणीय वर्ड विक्षेपण को समझाइए, ये लिखा होगा। तो क्या है कोणीय वर्ड विक्षेपण, क्या है कोणीय वर्ड विक्षेपण, इसका उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों, उत्तर लिखेंगे किन्हीं भी 2 प्रिज्म से किन्हीं 2 निर्गत किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं जब, या केवल ऐसा लिख सकते हो, प्रिज्म से अपवर्तन की घटना के पश्चात किन्हीं 2 निर्गत किरणों के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, कोणीय वर्ड विक्षेपण कहते हैं। कोई भी प्रिज्म रखा हुआ है और उस प्रिज्म में जो वर्ड विक्षेपण की घटना हुई, तो उनमें से किन्हीं 2 निर्गत किरणें, किसी भी रंग की किन्हीं 2 रंगों के निर्गत किरणों के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, कोणीय वर्ड विक्षेपण बच्चों कहते हैं, ठीक है। कोणीय वर्ड विक्षेपण कहते हैं। इसको लिखें, प्रिज्म से
प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात, प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात किन्हीं दो, ये परिभाषा मैंने महामैराथन में भी बताई, किन्हीं दो रंगों की। अब रंगों में कोई दो रंग आप अपने आधार पर बता भी सकते हो कि बैंगनी रंग तथा लाल रंग, यहां ये बोल सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। बैंगनी रंग तथा लाल रंग, किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच बने कोण को, किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच बने कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस प्रकार से लिख देंगे। इसके लिए चाहो तो चित्र बना सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं है, बनाना चाहो तो बना दोगे, एग्जामिनर खुश जरूर हो जाएगा। इस प्रकार से प्रकाश किरण आपतित हुई, एक प्रकाश किरण ये गई, एक प्रकाश किरण ये गई, फिर एक इधर गई और एक इधर गई, और इन दोनों को जब हम पीछे की ओर बढ़ाए, बच्चों ये जो कोण बना, ये बना थीटा, इसे ही बोलते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। अब ये थीटा किसके बराबर होगा, तो विचलन, दोनों के विचलन कोणों के अंतर के बराबर होगा। ये मान लो बच्चों बैंगनी रंग है और ये लाल रंग है, ठीक है, ये लाल रंग है, ठीक, ये तो श्वेत प्रकाश है। तो बच्चों होता क्या है कि हम यहां पर कहेंगे कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा बराबर डेल वी माइनस डेल आर, यही होता है। कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर होगा, ठीक है विद्यार्थी जी। इसके बाद बच्चों कोणीय वर्ण विक्षेपण हो गया, फिर इसके बाद हम लोग इसका क्या, डेल वी की वैल्यू जानते हैं। डेल वी बराबर अगर हम कहेंगे तो एन वी माइनस वन इंटू ए हो जाएगा। ये निकाल लेते हैं अल्पतम विचलन की स्थिति में, यहां पर लिख दे रहा हूं अल्पतम विचलन की स्थिति में। ये सूत्र है जो कि अब फुल कोर्स पढ़ते हो तो ज्यादा फायदा होता है। अल्पतम विचलन की स्थिति में बच्चों क्या होता है, स्थिति में जो आप लोगों ने अभी प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र पढ़ा, वहीं से ये वैल्यू निकल के आती है कि डेल वी इक्वल टू एन माइनस वन इंटू का ए क्या है, प्रिज्म कोण है, ए एन वी माइनस वन। वैसे ही बच्चों डेल आर बराबर क्या होगा, डेल आर बराबर क्या, एन आर माइनस वन इंटू का ए। ये वैल्यू रख दो दोनों यहां पर, तो थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, डेल वी की जगह क्या, एन वी माइनस वन इंटू का ए, फिर माइनस है माइनस लगा दीजिए, फिर डेल आर की वैल्यू क्या है, एन आर माइनस वन इंटू का ए। जब हम इसे हल करते हैं बच्चों तो ये देखो माइनस के आएगा, ये भी माइनस का ए होगा, लेकिन इससे जुड़ के प्लस का ए हो जाएगा, तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, कि कैंसिल आउट नहीं होगा। चलो देख लेते हैं, है ना। थीटा इज इक्वल टू ए का मल्टीप्लाई यहां पर होगा ए एन वी, हाँ ए तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ए एन वी माइनस ए का गुणा इसमें होता ए एन आर माइनस ए का गुणा इसमें, तो प्लस का ए लेकिन बन जाएगा। अब ए और ए कैंसिल आउट, ए फिर भी कॉमन हो गया, तो थीटा बराबर ए कॉमन लिए तो ब्रैकेट में ये क्या बचेगा, एन वी माइनस एन आर बनेगा, एन वी माइनस एन आर। ये अपवर्तनांक के पदों में कोणीय वर्ण विक्षेपण का मान है। किसके पदों में, तो अपवर्तनांक के पदों में कोणीय वर्ण विक्षेपण का सूत्र है। ये विचलन कोण के पदों में कोणीय वर्ण विक्षेपण का सूत्र है, ठीक है, समझ में आया। कुछ बच्चों का, एक दो बच्चों का सवाल आया कि सर ये पढ़ूं कि कॉमन क्लास पढ़ूं कि ब्रह्मास्त्र पढ़ूं कि क्वेश्चन बैंक पढ़ूं कि ये पढ़ूं। अब देखो ये भी असमंजस की बात है, थोड़ी सी दिक्कत ये है, आपको मैच्योरिटी कम है ना, समझदारी कम होती। अब देखो आप पढ़ रहे हो, किताब में भी भाषा अलग है थोड़ी, क्वेश्चन बैंक में भी कॉन्सेप्ट, जब आप बाद में आते हैं ना अंतिम दिन, तो आदमी बौखलाता है, उसे नहीं समझ में आता है कि सर जो बता रहे हैं वही पढ़ना है, या वो उन्हें लगता है कि ये अलग चीज है, वो अलग। अरे भाई जो मैं यहां पढ़ा रहा हूं, अगर कॉमन क्लास में भी इसको पढ़ाया होगा तो वही तो पढ़ाया गया होगा, तो उसको रिवाइज करिए। इसको कहते हैं रिवीजन। ये पढ़ूं कि वो पढ़ूं। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर ब्रह्मास्त्र बुक से पढ़ें कि क्वेश्चन बैंक से पढ़ें। पढ़िए, किसी भी एक से पढ़िए, अगर दूसरे में भी वही चीज मिल रही तो उससे ही पढ़िए, लेकिन पढ़ना तो है, ये है किसी से भी पढ़िए, और अगर वही चीज वहां मिल रही है तो मतलब रिवीजन हो रहा है। कोई भी एक चीज फॉलो करिए, चाहे दोनों चीजें पढ़िए, कॉन्सेप्ट अपने मजबूत रखिए। आप पढ़िए कुछ भी, आप फुल कोर्स से पढ़े हैं, पहले वाली पूरी परिभाषाएं पढ़े हैं, तो उनको कॉन्सेप्ट से रटाया गया है ना, कॉन्सेप्ट से आपके दिमाग में समझाया गया है ना, रटाया नहीं गया है। शुरू से एक एक डिफिनेशन को तोड़ तोड़ के बताया गया है।
अब तो आपके पास फैसला एक ही होता है, जब आप अंतिम में क्रैश कोर्स करते हो तो बच्चों के पास समस्या इसी चीज की है कि इनको परिभाषाओं को रटो। प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच बने कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, अब वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है वो भी आप लोगों को पता है, मैं बस थोड़ी सी हिंट दूंगा वर्ण विक्षेपण क्षमता के बारे में, क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास नहीं करूंगा। वर्ण विक्षेपण क्षमता अगर बच्चों बात करें तो उसे ओमेगा से लिखते हैं, और ओमेगा बराबर होता है थीटा अपान में मध्यवर्ती रंग का विचलन, तो थीटा अपान में डेल वाई। थीटा की वैल्यू ये भी लिख सकते हैं, और डेल वाई की वैल्यू अगर देखें तो अपवर्तनांक के पदों में भी यहां पर लिखा जा सकता है। जैसे थीटा की वैल्यू हमें लिख सकते हैं डेल बी माइनस डेल आर बटे में डेल वाई। वाई क्या है, पीले रंग का मध्यवर्ती रंग का विचलन। ये डेल वाई जो लिखा है इसका मतलब होता है मध्यवर्ती रंग का विचलन, ये मध्यवर्ती रंग है। वाई को मध्यवर्ती रंग बोला जाता है। सर ये मध्यवर्ती रंग वाई येलो कहां से, तो जो आप लोग विबग्योर पढ़ते हो, विबग्योर, ये 7 रंग प्रकाश के श्वेत प्रकाश में छिपे होते हैं, 7 रंग जिन्हें न्यूटन सर ने वर्ण विक्षेपण के द्वारा 7 रंगों की अलग अलग पुष्टि की थी। ये बैंगनी, ये इंडिगो जामुनी, ये बी ब्लू, ये जी हरा ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज नारंगी, और आर रेड मतलब लाल। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी, लाल रंग की, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी, बैंगनी रंग की, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी, बैंगनी रंग की आवृत्ति सबसे ज्यादा। सबसे आवृत्ति कम किसकी, लाल रंग की। ठीक है, बस बच्चों आज के लिए इतना ही। क्लास में जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मेहनत करिए, इसका कोई उपाय नहीं। आपके उल्टे पुल्टे जो डाउट है मन में कि सर ये पढ़ें वो पढ़ें, इस सबका कोई अर्थ नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है मेरे भाई बहनों। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं, मेहनत ही वो कड़ी है जो आपको सफलता के रास्ते तक जोड़ सकती है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ निवेदन है आप सभी से, इन अंतिम दिनों में सिर को झुका करके कहीं भी ध्यान न दीजिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, पढ़ने में पूरा मन लगाइए। मैं कहता हूं सिर्फ क्लासेस से ही जुड़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी बच्चों आपके अधिकतम अंक आएंगे, फिर भी आपके अच्छे अंक आएंगे, लेकिन क्लासेस को भी तो प्रॉपर करिए। रिवीजन ही तो क्लासेस हो रही हैं। अभी आपके 6:30 बजे से जो सर क्लास लेंगे केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के वो जो भी 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करवाएंगे पूरी किताब से, वो आपके पहले वो पढ़ा चुके हैं, उनका रिवीजन ही तो करवा रहे हैं। तो आपका वो सेल्फ स्टडी ही तो हो रहा है। जिस सब्जेक्ट की क्लास नहीं चल रही हो कॉमन क्लास में, उसका सेल्फ स्टडी करिए। अब जो बच्चे फुल कोर्स में पढ़ चुके, क्रैश कोर्स में जुड़े हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये आपका रिवीजन ही तो हो रहा है। आज आपने इसको रिवीजन कर लिया, इन 2 सूत्रों को रिवाइज किया, इसको पूरे डेरिवेशन को रिवाइज किया। बोलिए, इस पूरे डेरिवेशन को आपने रिवाइज कर लिया, पूरे डेरिवेशन को। फिर अपवर्तनांक का सूत्र, इसको कैसे प्रूफ करना है, अभी पीछे 2 ही दिन पहले किए हो, तो अभी 2 दिन पहले किए हो तो जरूरी नहीं कि इसका डेरिवेशन करो। फिर 1 हफ्ते बाद इस डेरिवेशन को दोहराना, अपनी कॉपी में लिखना, तरीका अपनाओ कुछ। ये डेरिवेशन जो कि पढ़े हो, ये डेरिवेशन, ठीक है। तो कुछ चीजें अपने आप से सोचो कि मेरे लिए सही क्या, क्या गलत, निर्णय खुद लेने के काबिल बनूं। जहां तक मुझसे हो पाता है मैं आपकी समस्याओं का निदान करने का पूरा प्रयास करता हूं, फिर भी कोई कमी रह जाए तो क्षमा करना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। खुद खुश रहें और दूसरों को खुश रखने का पूरा प्रयास करें। मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना और उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। 25 दिसंबर 12 घंटे वाली क्लास के लिए बच्चों पूरा प्यार दिखाना है आप सभी को, जितना हो सकता है उतना सहयोग दें, खूब सपोर्ट करें। जहां से आप बच्चों को बुला सकते हैं, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों में, सबको बुलाइए। लेकिन 12 घंटे वाली क्लास 25 दिसंबर की क्लास को बड़ा दिन नहीं, बड़ा क्लास बने, एक यादगार क्लास बच्चों बना दीजिए, ताकि मैं पूरे जीवन याद रखूं कि 2025 की बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों ने मेरा फुल सपोर्ट किया था। जय हिंद बच्चों, लव यू, वंदे मातरम।